नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, जहां हम करते हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जून 2025 में पूछे गए हैं या फिर 2024 में पूछे गए थे। उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल बी का ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली 8:30 पर यूट्यूब पर आपको ये वीडियो सेक्शन में मिल जाती है। मैं इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको करवा चुका हूं, उनको जाकर के जरूर देखिएगा। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, नंबर ऑफ केस स्टडी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो आज इस सीरीज में हम बात करेंगे लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, किस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो बैंक की ये इनएबिलिटी होती है कि समय पर अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना कर पाना। देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता यानी कि आपके पास क्विक एसेट्स के रूप में पैसा है। खासकर हम बात करें हार्ड कैश की या कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको हार्ड कैश में तुरंत बदला जा सकता है। देखो, लिक्विडिटी ऑप्टिमम रहनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो ऑब्वियसली जो आपकी आने वाली लायबिलिटीज हैं उनको समय पर नहीं चुका पाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आपके पास, जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके बैंक में तो बहुत पैसा है, लेकिन आपने किसी होटल में खड़े होकर के कुछ खाना खाया, 100-200 रुपए का पेमेंट बना, लेकिन जब आपने जेब देखी तो कैश नहीं है, और दुकान वाला कैश में ही एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है आपके पास। तो याद रखिएगा, कोई डिफॉल्टर वाली सिचुएशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। लिक्विड रूप में कितना पैसा है आपके पास, तो लिक्विड रूप में भी अगर कम पैसा है तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है। और याद रखिएगा, वो भी अब सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। उसको अगर कहोगे 100-200 रुपए मेरे पास कैश नहीं है, तो उसको लगेगा पैसे वैसे नहीं है इनके पास। सेम एज बैंकों के पास भी लोगों का ट्रस्ट होता है, दैट्स वाई लोगों ने उस ट्रस्ट के आधार पर ही बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। तो अगर वो ट्रस्ट ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्रिएट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही बात यहां पर की जा रही है कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। बैंक की इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता होती है कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको जब भी वो ड्यू होते हैं तो ना कर पाए, ना चुका पाए, विदाउट इनकरिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल लॉसेस को हटा करके यहां पर याद रखिएगा, विदाउट इनकरिंग अनएक्सेप्टेबल लॉसेस। तो ये अनएक्सेप्टेबल लॉसेस हैं, लिक्विड आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। इट इज क्रिटिकल फॉर बैंक्स टू मेंटेन बोथ सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। क्या होता है, ये क्रिटिकल है बैंकों के लिए, यानी कि कठिन काम है कि वो अपनी, ठीक है, सॉल्वेंसी को भी बचा कर रखें। सॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया ना हो पाए। ठीक है, सॉल्वेंसी का मतलब है जितनी लायबिलिटीज का भुगतान जब जब करना है तब तब करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो क्या है, सॉल्वेंसी भी मेंटेन रहे एंड लिक्विडिटी, जब पैसे की जरूरत हो तो लिक्विडिटी है, तो सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ये दोनों मेंटेन रहे, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी जो है वो अच्छे से रहे। तो अ बैंक पोजीशन कैन फॉल इनटू एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक बैंक किसी भी स्थिति में आ सकता है। पहली स्थिति क्या है, सॉल्वेंट एंड लिक्विड आइडियल सिचुएशन मानी गई है। सॉल्वेंट का मतलब सारी जितनी लायबिलिटीज हैं उनको चुकाने के लिए बैंक के पास एसेट्स हैं, तो सॉल्वेंट भी है। लिक्विड एसेट्स के रूप में भी उसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो ये पहली जो सिचुएशन होती है सॉल्वेंट और लिक्विड की, इसी को आइडियल सिचुएशन कहा जाता है। दूसरी जो सिचुएशन होती है लिक्विड बट नॉट सॉल्वेंट, इसका मतलब है आपके पास हार्ड कैश तो पैसा बहुत है, लेकिन आपके पास जितनी लायबिलिटीज इन फ्यूचर में आने वाली हैं उसके हिसाब से एसेट्स ही मेंटेन नहीं है। तो आप लिक्विड तो हो लेकिन सॉल्वेंट नहीं हो, यानी कि शॉर्ट टर्म तो सर्वाइवल आपका हो जाएगा लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो यह प्रॉब्लम है। दूसरी बात, सॉल्वेंट तो हो बट नॉट लिक्विड, वही वाली सिचुएशन जो अभी बताई थी, जेब में कैश नहीं है बट अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, या प्रॉपर्टी, आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो वो लिक्विड एसेट्स नहीं है ना। तो आप सॉल्वेंट तो हो, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज है उनको चुकाने के लिए आपके पास पैसे हैं लेकिन लिक्विड नहीं है। तो यहां पर क्या है, एसेट एक्सीड्स लायबिलिटीज बट लैक कैश टू पे ड्यूज। कैश कम है आपके पास, एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी से ज्यादा हैं, तभी आप सॉल्वेंट हो। इनसॉल्वेंट तभी कहलाते हो जब लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं एसेट से। तो सॉल्वेंट्स का मतलब व्हेन एसेट्स ओवर देन लायबिलिटीज।
ठीक है, लेकिन लैक क्या है आपके पास, कैश, तो ये वाली स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगली स्थिति है, ना तो तुम सॉल्वेंट हो ना तो तुम लिक्विड हो, ना तो तुम अगेन एसेट्स, तुम्हारे पास लायबिलिटी भी एसेट से ज्यादा है और लिक्विड पैसा भी नहीं बचा तुम्हारे पास, तो ये फाइनेंशियली अनस्टेबल और ऑपरेशनली एट रिस्क। यानी कि अब फ्यूचर के ऑपरेशंस कहां से चलाओगे जब आपके पास लिक्विडिटी ही नहीं है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट भी होना चाहिए और लिक्विड भी होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। जब भी कुछ ड्यू है तो पेमेंट करने का सिस्टम उसके पास होना चाहिए। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इज वाइटल not only for day-to-day operations but also for maintaining stakeholder trust एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो दैट्स वाई ये बात बताई गई है यहां पर कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, चाहे वो डे टू डे ऑपरेशंस की बात कर लीजिएगा या फिर आपको स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं आपके, या जिन्होंने भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनका ट्रस्ट बरकरार रहे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कंप्लायंस है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, वो भी आप पर अप्लाई ना हो, क्योंकि वो अप्लाई हो गए तो रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, फिर उस बैंक पर लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा डाउनफॉल में चला जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नंबर ऑफ कैपिटल चार्ज करके बफर बनाना, ये सब प्रोविजनिंग में आता है ना, ये सब नहीं कर रहे होगे तो वैसे ही फंस जाओगे, आपका ऑपरेशन आगे चला पाना टफ हो जाएगा। तो व्हाई इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज क्रूशियल, क्यों इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्रूशियल है, कठिन है, तो याद रखिएगा, इंश्योर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करता है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जो मैंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घ काल के लिए आप क्या रहते हो, सॉल्वेंट रहते हो। प्रिवेंट करता है रेपुटेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशन यानी कि जो दूसरों की नजरों में आप हो, आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहोगे, तो रेपुटेशनल और रेगुलेटरी रिस्क, इन दोनों को बचाता है, प्रिवेंट करता है अगर आप इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट करते हो तो। सपोर्ट कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा और मार्केट स्टैंडिंग, आप मार्केट के साथ में खड़े रहोगे। देन इनहांसेस क्राइसिस रेजिलियंस, अगर कोई क्राइसिस अराइज होती है तो भी आप उसको रिजॉल्व कर सकोगे, उसके बिहाफ पर आप लचीले हो तो अपने आप को मैनेज कर लोगे। तो इसलिए इन सब कामों के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कठिन है लेकिन मैनेज किया जाता है। अब की कंसिडरेशन इन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, वो देखिएगा। एसेट साइड कंसिडरेशन, बैंकों के लिए एसेट्स का मतलब है उनके द्वारा दिए गए लोन या इन्वेस्टमेंट, और लायबिलिटीज का मतलब एक बैंक के लिए होता है उनके द्वारा एक्सेप्ट की गई डिपॉजिट्स। तो एसेट साइड क्या क्या कंसिडरेशन आपको रखना है, लिक्विड एसेट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, मेच्योरिंग जो एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अनड्रॉन स्टैंड बाइज, अनड्रॉन का मतलब जो पैसा आपने नहीं निकाला है, स्टैंड बाई, जैसे ऐसे समझ लीजिएगा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट है लेकिन स्टैंड बाई पे है ना, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लोगे, फैसिलिटी है आपके पास, तो अनड्रॉन स्टैंड बाई इसी को बोलते हैं बेसिकली। लायबिलिटी साइड कंसिडरेशन क्या क्या ध्यान देना है, तो वोलाटिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, वोलेटिलिटी हमें मेंटेन करके रखनी है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखनी है, यानी कि सेविंग और करंट अच्छा पैसा होना चाहिए, टर्म में भी होना चाहिए। लेवल ऑफ रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म वोलेटाइल सोर्सेज, इसको ध्यान में रखना है कि हमारी निर्भरता शॉर्ट टर्म या वोलेटाइल रिसोर्सेज पे तो नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म वोलेटाइल रिसोर्सेज पर निर्भरता ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो तो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, वापस चली जाएंगी बहुत जल्दी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज, फंडिंग सोर्सेस, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो कितना डाइवर्सिफाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑफ बैलेंस शीट एंड मार्केट, ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, इनकी जब बात करते हैं तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को कंसीडर करना है और मार्केट रेपुटेशन को कंसीडर करना है। देन हिस्टोरिकल बिहेवियर ट्रेंड्स भी आपको देखने हैं, पिछले इतिहासिक, ठीक है, कोई भी डिपॉजिट का जो स्टेबिलिटी ट्रेंड है वो भी आपको कंसीडर करना है। कंटिंजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप कितना प्रिपेयर हो, ये भी आपको कंसीडर करना है। लिक्विडिटी के बैकअप प्लान्स भी आपके पास होने चाहिए कि जैसे कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ गई, उस समय कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने आएगा तो क्या तुम चुका पाओगे उसको पैसे, ये चीजें भी देखनी है आपको। देन क्रिटिकल इश्यूज टू मॉनिटर व्हाइल मैनेजिंग लिक्विडिटी, कौन कौन से वो क्रिटिकल इश्यूज हैं जो मॉनिटर करने पड़ते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी नीड, ये आपको देखना है।
कि लिक्विडिटी नीड की जो जरूरत है वो कितने प्रकार की है, ऑपरेशन के लिए चाहिए, रिजर्व रखने के लिए चाहिए, या फिर कंटिंजेंसी लिक्विडिटी चाहिए। आपको लिक्विडिटी जो चाहिए वो किन कामों के लिए चाहिए, बैंक चलाने के लिए, या कंप्लायंस के हिसाब से जो बफर में कैपिटल रखनी है उसके लिए चाहिए, या फिर इमरजेंसी प्लान्स के लिए आपको चाहिए। देन मार्केट कंडीशन, बाजार की क्या स्थिति है उसके आधार पर। तो सेंसिटिविटी टू इकोनॉमिक और फाइनेंशियल शॉक्स, ये अचानक से आएंगे, तो इसके लिए ये क्रिटिकल इश्यूज हैं जो आपको मॉनिटर करना है लिक्विडिटी को मैनेज करते समय। एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड, तो कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसे एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिल सकता है, वही उसकी कॉस्ट होगी। तो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ फंड इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, स्ट्रेस यानी कि अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए। अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म, अगर कुछ मामला आगे खराब हो रहा है, ठीक है, तो अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म मिल जाए आपको। जैसे भूकंप की अर्ली वार्निंग मिल जाती है ना, लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। तूफान वगैरह बहुत तेज आ रहा होता है तो अर्ली वार्निंग मिल जाती है, तो लॉस कम हो जाता है, जन धन की हानि कम होती है। सरकार बारिश का भी अलर्ट जारी कर देती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, नुकसान कम हो जाए। तो ये सब चीजें, तो सिस्टम्स दैट अलर्ट बिफोर लिक्विडिटी प्रेशर इमर्ज, ठीक है, तो पहले से ही पता चल जाए। एग्जीक्यूशन रेडीनेस, उसको लागू करने के लिए आप कितना रेडी हो, तो उसकी रेडीनेस आपको मेंटेन करके रखनी है। प्रोसेस एंड पीपल प्रिपेयर टू एक्ट क्विकली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकल इश्यूज की बात हो गई। अब पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स कौन से हैं, ड्राइवर्स यानी कि उसको चलाने वाले, पोटेंशियल का मतलब है, ठीक है, इन फ्यूचर, तो पोटेंशियल, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर, लिक्विडिटी रिस्क को आगे ले जाने वाले। तो इंटरनल बैंकिंग फैक्टर्स कौन है, एक्सटर्नल बैंकिंग फैक्टर्स कौन है। इंटरनल का मतलब बैंक के अपने, एक्सटर्नल का मतलब जो बैंक के हाथ में नहीं है, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इंटरनल बैंकिंग फैक्टर्स क्या है, हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर तो आपका बहुत अच्छा है, बट आपने ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बहुत ज्यादा दे रखा है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, इन सब में बहुत ज्यादा आपने, ठीक है, मतलब कंसीडर कर रखा है लोगों को। तो ये क्या है, इंटरनल बैंकिंग फैक्टर, जो आपको क्या करना है, ये लिक्विडिटी रिस्क को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। द बैंक्स रिलाई हैविली ऑन द शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बैंक सबसे ज्यादा निर्भर किस पर है, शॉर्ट टर्म पर। शॉर्ट टर्म वाला पैसा चला जाएगा फिर क्या करोगे, ठीक है। देन निगेटिव गैप, लायबिलिटी इज मोर देन एसेट, निगेटिव गैप है जहां पर लायबिलिटी आपकी ज्यादा है एसेट से, ठीक है। इन द मैच्योरिंग डेट्स, मैच्योरिंग डेट्स का मतलब है आपके पास जो डिपॉजिट है वो कब आपके पास से वापस चली जाएगी। एक बंदे ने एक बंदे ने एफडी करी है 3 साल की, तो 3 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगी, तो उसकी मैच्योरिंग डेट्स क्या है, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज की जो मैच्योरिंग डेट्स है उनमें डिफरेंसेस हैं, और लायबिलिटी ज्यादा है किससे, एसेट से ज्यादा। तो ये निगेटिव गैप इंटरनल फैक्टर्स है जो रिस्क को बढ़ाएगा। और एक्सटर्नल, वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स, जो फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स वेरी सेंसिटिव, बाजार में जो लोग निवेश जमा कर रहे हैं वो वेरी सेंसिटिव हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक्स, एक्सटर्नल का मतलब है देश के बाहर इकोनॉमी से, देश के बाहर कुछ गड़बड़ हुई उसका फर्क क्या है देश में, और एक देश के अंदर की इकोनॉमिक क्राइसिस, दोनों की बात हो रही। लो या स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारे देश की जब अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से प्रगति करती है तो सब कुछ धीमा रहता है। सिर्फ अर्थव्यवस्था की गति धीमी है तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से प्रॉफिट कमाएगा, सबका रिलेशन उसी के साथ में है। तो इंटरनल फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं। देन आगे समझिएगा, द बैंक्स रैपिड एसेट एक्सपेंशन, बैंक बड़ी तेजी से एसेट को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, जो एक्सीड्स कर रही हैं अवेलेबल फंड्स ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का मतलब ही डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट साइड फंड्स कम है और बैंक क्या कर रहा है, एसेट को एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेजी से, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट्स इन द शॉर्ट टर्म टेन्योर, शॉर्ट टर्म टेन्योर डिपॉजिट्स पर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको कंसंट्रेशन रिस्क भी बोलते हैं, कि शॉर्ट टर्म पर आप हैविली रिलाई कर रहे हो, कंसंट्रेशन भी आपका उसी पर ज्यादा है। देन लेस एलोकेशन इन द लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस पर आप क्या हो, लेस एलोकेशन है, आपने बहुत कम पैसा उसमें या बहुत कम पूंजी लगा रखी है। फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स,
लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में आपके पास फंड बहुत कम है, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में जब फंड कम होगा तो स्टेबल डिपॉजिट्स आपके पास हैं ही नहीं एक तरीके से। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सॉरी इंटरनल। अब एक्सटर्नल की कुछ और बचे हैं, देख लीजिएगा। डिक्रीजिंग डिपॉजिटर्स ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर, पूरे बैंकिंग सेक्टर पर डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट कम हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और लोगों को लग रहा है कि ये लोग रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो देन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जरूरी नहीं कि सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बढ़ाने का मतलब रिस्क का काम करते हैं। सडन एंड मैसिव लिक्विडिटी विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिटर्स, अचानक से लोग डिपॉजिट विड्रॉल करने पहुंच जाएं, सडन एंड मैसिव, बहुत तेजी से। अनप्लान्ड टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, सरकार की जो डिपॉजिट्स हैं वो अनप्लान्ड क्या हो रही हैं, ठीक है, टर्मिनेट की जा रही हैं। तो ये भी सब पोटेंशियल ड्राइवर्स हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी रिस्क कितने प्रकार का होता है, तो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, ये दो प्रकार के होते हैं। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द रिस्क दैट अ बैंक मे नॉट हैव एनफ कैश और एसेस टू फंड्स टू मीट्स इट्स पेमेंट्स ऑब्लिगेशन। फंडिंग रिस्क का मतलब है जब जरूरत हो, जब पैसा चाहिए, तो द रिस्क दैट अ बैंक मे नॉट हैव एनफ कैश, जब बैंक के पास एनफ कैश नहीं है या फिर बैंक एसेस करना चाहता है फंड्स को टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, हमें कुछ भुगतान करना है तो हम सोच रहे हैं हमें पैसा मिल जाए लेकिन फंडिंग नहीं मिल रही है, तो यह फंडिंग रिस्क हो गया। कौन सा रिस्क, फंडिंग लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी की जरूरत है, हम फंड कर रहे हैं विदाउट डिसरप्टिंग इट्स ऑपरेशन और डैमेजिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, तो ये फंडिंग रिस्क हो गया। फंडिंग रिस्क का एग्जांपल है बैंक कैन नॉट रीपे डिपॉजिटर्स ऑन टाइम ड्यू टू सडन लार्ज विड्रॉल, अचानक से बहुत सारे विड्रॉल हो गए तो जो डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, उनको क्या है, बैंक टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है, द रिस्क दैट अ बैंक इज अनेबल टू सेल एसेट्स और क्लोज पोजीशंस एट फेयर मार्केट प्राइसेस ड्यू टू मार्केट डिसरप्शंस और लैक ऑफ बायर। जैसे आप कुछ बेचना चाहते हो बाजार में लेकिन खरीदने वाले ही नहीं हैं, तो क्या आपको सही प्राइस मिल पाएगा, नहीं। सही प्राइस तभी मिल पाएगा जब बेचने वाले कम हो, खरीदने वाले ज्यादा हों, तो बढ़िया प्राइस मिलेगा। बैंक बेचना चाहते हैं अपनी एसेट्स क्योंकि उसको फंडिंग चाहिए, लेकिन बाजार में खरीदार नहीं है, तो फेयर प्राइस पे तो चीजें नहीं बिकेंगी। आप अगर ऐसे समय पे बेचते हो तो वो कम पे ही बिकेंगी, लॉस पे ही बिकेंगी। तो ये भी इससे आपकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, कि हमें जब लिक्विडिटी की जरूरत है, हम अपनी एसेट्स को सेल करना चाहते हैं लेकिन उसको वो प्राइस नहीं मिलेगा। तो अब बैंक होल्ड सिक्योरिटीज दैट इट कैन नॉट सेल क्विकली इन अ क्राइसिस विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस, ठीक है। तो ये दो रिस्क हैं, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। प्रिंसिपल फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा सितंबर 2008 में दिया था, ठीक है, कि क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पर काम करते हैं। तो पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है प्रिंसिपल नंबर 1, ये कहता है बैंक को लिक्विडिटी रिस्क फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना चाहिए, यानी लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, इसका एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए विद सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, HQLA, सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स उसके पास होनी चाहिए टू सर्वाइव स्ट्रेस इवेंट, अगर कोई स्ट्रेस इवेंट आता है तो उसको सर्वाइव कर सके। सुपरवाइजर्स मस्ट मॉनिटर एंड इंटरवीन व्हेन नीडेड, जो सुपरवाइजर्स इस पर नजर बना के रखते हैं तो उनको इंटरवीन करना चाहिए, बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए जब जरूरत पड़े तो, बाकी ये मैनेज करके रखना है पूरा। देन गवर्नेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल नंबर है दूसरा, गवर्नेंस यानी कि शासन। बैंक शुड क्लियरली डिफाइंड लिक्विडिटी टॉलरेंस, यानी कि लिक्विडिटी हर एक रिस्क की एक टॉलरेंस लिमिट होती है, समझ के मेरी बात की नहीं। जैसे आपने कहा हम यहां तक टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है, अगर लिक्विडिटी रिस्क हमारे पास मान लो 50 करोड़ का लिक्विडिटी है, ये रिस्क को हम टॉलरेट कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर लिक्विडिटी की जरूरत हमें 500 करोड़ की पड़ जाए तो वो टॉलरेट नहीं हो पाएगी। तो टॉलरेट कहां तक रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, तो बैंक शुड क्लियर करेगा, क्लियरली डिफाइन करेगा लिक्विडिटी रिस्क की टॉलरेंस अलाइंड विद द बिजनेस मॉडल एंड रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, पॉलिसी को बनाएगा और रिपोर्ट करेगा, व्हाइल द बोर्ड, जो बोर्ड है, शुड रिव्यू अप्रूव देम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम यही है, रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा एटलीस्ट एनुअली, मतलब साल में एक बार। चौथा प्रिंसिपल कहता है लिक्विडिटी कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्राइसिंग, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एंड न्यू प्रोडक्ट डिसीजंस। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है,
जो प्रोडक्ट पहले से हैं उनकी प्राइसिंग अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो ये सब कॉस्ट जो है इनको ऐड करके आपको बनाना है, और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी आप देखोगे किस तरीके से चीजें परफॉर्म कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। देन मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आगे के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल 5 कहता है बैंक के पास एक साउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए मेजर करने का, मापने का, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज की क्या कैश फ्लोज इन फ्यूचर आने वाले हैं फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज ओवर वेरियस टाइम होराइजंस, अलग अलग टाइम होराइजंस में, जिसको हम टाइम बकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 0 to 1 days, 2 to 14 days, 14 to 28 days, ये टाइम होराइजंस होता है। 6 प्रिंसिपल कहता है मॉनिटर या कंट्रोल करेंगे लिक्विडिटी रिस्क को, ठीक है, लिक्विडिटी अक्रॉस एंटिटीज, नंबर ऑफ, एक बैंक की बहुत सारी इकाइयां होती है ना, ब्रांचेस, तो लिक्विडिटी अक्रॉस एंटिटीज, बिजनेस लाइंस जितनी भी हैं, और करेंसी और करेंसी एंड करेंसीज, कंसीडरिंग ऑल ट्रांसफर लिमिटेशंस। 7वां प्रिंसिपल कहता है डाइवर्सिफाइड फंडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें हम एसेस कर सके मार्केट और एसेस कैपेसिटी टू रेज फंड। देन प्रिंसिपल 8 कहता है एक्टिवली मैनेज करेंगे इंट्राडे लिक्विडिटी, इंट्राडे का मतलब है एक दिन के अंदर जो चाहिए, ठीक है, मीट पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस स्मूथली इवन अंडर स्ट्रेस। प्रिंसिपल 9 कहता है कोलेटरल पोजीशन भी देखेंगे, कोलेटरल यानी कि जब लोन आप देते हो तो बदले में कुछ कोलेटरल प्रतिभूति रूप सिक्योरिटी के रूप में मिलती है, तो कोलेटरल की क्या पोजीशन है वो भी मैनेज करनी है। ट्रैक करेंगे अनइनकम्बर्ड एसेट्स, यानी कि ऐसी एसेट्स जिन पर कोई प्रभार नहीं है, ठीक है, देयर लोकेशंस एंड एक्सेसिबिलिटी कैसी है। प्रिंसिपल 10 कहता है रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग होनी चाहिए अलग अलग सिनारियो को देखते हुए, ये सिनारियो हम ऐसे ही बनाएंगे हाइपोथेटिकल, बस स्ट्रेस टेस्टिंग होनी चाहिए, यूज रिजल्ट टू इंप्रूव लिक्विडिटी, और उस स्ट्रेस टेस्टिंग का जो रिजल्ट होगा वही लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज और पॉलिसी बनाने में काम आएगा, हम बेटर पॉलिसी बना सकेंगे। कंटिजेंसी प्लानिंग प्रिंसिपल नंबर 11 में है। कंटिजेंसी का मतलब इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, तो कंटिजेंसी फंडिंग प्लान होना चाहिए CFP, ठीक है, इमरजेंसीज के लिए, जिसमें क्लियर रोल, ट्रिगर्स और रेगुलर टेस्टिंग, यानी कि इस प्लान को कब अपनाना है उसका ट्रिगर होना चाहिए और रेगुलर टेस्टिंग इसकी होते रहना चाहिए। लिक्विडिटी बफर, आपके हमेशा बफर एक मेंटेन करके चलना है, ये प्रिंसिपल 12 है। होल्ड इन अनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, HQLS, अनइनकम्बर्ड बता दिया जिन पर कोई लायबिलिटी ना हो, ठीक है, समझ के मेरी बात की नहीं। एंड एज इशुएंस एज इंश्योरेंस अगेंस्ट फंडिंग शॉक्स, कोई भी फंडिंग शॉक्स है तो इंश्योरेंस होना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज, कोई यूजेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्लोजर यानी कि सब कुछ बताना चाहिए, इससे रिलेटेड है प्रिंसिपल 13, तो पब्लिक को डिस्क्लोज करना है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन को एसेस कर सके, ध्यान रखिएगा। तो यही है दोस्तों आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये है आपके सामने ऑप्शंस। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, ठीक है, टीचर्स डे के सारे ऑफर्स चल रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्सेज इस समय चल रहे हैं जिनमें आप जुड़ जाइए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको क्या करना है, pw.live सेक्शन में जाना है, pw.live, ये देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑल कोर्सेज आप गए हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, ये आ जाएगा JIB CIB, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी इस समय कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, जो भी नए बैच लॉन्च हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस में अवेलेबल हैं यहाँ पर बैचेस, ठीक है, चाहे वो JIB का, हम CIB की बात करेंगे तो CIB का महापैक है, ठीक है, वो दोनों का JIB CIB का महापैक है, ठीक है। ऑफर्स यहाँ पर बड़े अच्छे से चल रहे हैं, टीचर्स डे ऑफर चल रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन सबको देखिए, वे ऑल बैचेस पर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी टोटल बैचेस चल रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा। JIB 2 और ट्रायल कोर्स है, ठीक है, JIBF और DBF के लिए, JIB और DBF के लिए ये मेन है। रीलोडेड CIB बैच है जहां पर फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी प्राइस पर 2299। तो इसको एक्सप्लोर करिए और जुड़िए आप लोग हमारे साथ क्लासेस में, जहां पर हम और अच्छे से आपको चीज़ें समझा सकेंगे और चीज़ें बेटर कर सकेंगे। तो अगेन थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।